तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम 21 दिसंबर 2021 का पेपर 2 का CDP का भाग देखेंगे और इसमें आपको जो 30 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें से आप अपने 30 क्वेश्चनों में से देखिए आप कितने सही हो रहे हैं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने आंसर चेक करिए आपने जो लगाए हैं और जो हम बता रहे हैं वो उससे कितने सही हो रहे हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं 30 में से। तो आप ये चेक करके हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और जो अभी आंसर की आए बच्चे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि आंसर की कैसे देखी जाए, तो आंसर की देखने का सबसे आसान तरीका ये है, सीधे सीधे आपको 3 फ़ोन या 3 डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा। पहला, जो पेपर आप दे के आए हैं पहले फ़ोन में, जो पेपर आप दे के आए यानी कि आपका पेपर का पेपर, ठीक है। दूसरे फ़ोन में आपको क्या करना है, जो CTET ने मेन पेपर यानी 16 से लेकर 21 दिसंबर तक, सॉरी 21 जनवरी तक के जो पेपर हैं वो उस हिसाब से अपना देख लीजिए। जैसे कि आपका मान लीजिए 24 तारीख को या 21 तारीख को लेके चलते हैं, 21 दिसंबर को आपका पेपर था, तो 21 दिसंबर का आपको पेपर डाउनलोड करना है, मेन पेपर। तीसरा फ़ोन आपको यूज़ करना है जो आपके रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप जो आंसर की डाउनलोड कर रहे हैं उसको, उसमें मेन लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 तीनों डाउनलोड कर लेनी है, पेपर 1 की और पेपर 2। फिर क्या करना है, फर्स्ट फ़ोन में आपको यहाँ पर जो आंसर की डाउनलोड करी मेन की, उस वो ये इस मेन पेपर की आंसर की है। यानी कि अगर 21 तारीख का जो मेन पेपर डाउनलोड करोगे आप, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10 है या पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का जो आंसर की है वो अपने पेपर में देखना है आपको, या जो आप पेपर देखें वो CDP के कौन से नंबर के क्वेश्चन में है। तो इस तरह से एक मतलब जटिल प्रक्रिया है, पता नहीं CTET ने क्यों कराया इस तरह, पर ये एक जटिल प्रक्रिया है। और एक और बात, हिंदी वाले बच्चों के लिए सबसे बेकार इस बार CTET ने पता नहीं कहाँ से पेपर बनवाया है, किस तरह से बनवाया है। CTET की सबसे बड़ी लापरवाही इस साल के पेपर में देखी गई है। क्या देखी गई है, जो हमने प्रीवियस पेपर देखे जो हमने सॉल्व करे वो, और अब का पेपर आप देखेंगे तो बहुत गलतियां हैं हिंदी सेक्शन में। अगर हिंदी में उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अर्थ ही चेंज हो रहा है, ऑप्शन तक चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा CTET को ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा संस्थान होने के बाद भी इतनी ऐसी गलती करना सही नहीं जाता। चलिए आज पेपर देखते हैं, हमें वो पेपर में देख लेंगे 21 दिसंबर के पेपर में। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए 21 दिसंबर 2021 का पेपर देखेंगे, ये है मेन पेपर, यही डाउनलोड करना है। इस तरह का पेपर है, आपको साइट में मिलेगा, ये मेन पेपर है और अपना पेपर जो आप दे के आए हैं वो और आंसर की। CDP का भाग देंगे, CDP में क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्न में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाता है? पृथकता, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कथन बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत विविधताएं होती हैं। या तर्क क्या कह रहा है, बचपन एक सामाजिक संस्कृत कल्पना है। तो ये दोनों में एक चीज है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा और इसका आंसर होगा, इसके कारण के हिसाब से ये गलत हो जाएगा क्योंकि कारण इसका ये नहीं बैठता, पर कथन दोनों सही हैं। तो इसके लिए आंसर हम चुनेंगे A और R दोनों सही है, पर R
एक की सही व्याख्या नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रियाओं को सही व्याख्या करता है? तो वो क्या करता है, आनुवांशिक और वातावरण की जहाँ बात हो रही है वो है बच्चों के विकास में आनुवांशिक और परिवेश कारण जटिल परिस्थिति के प्रभाव डालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फैक्ट जो होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पियाजे के विकास के सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्या है? तो सेंसरी मोटर आएगा, प्री ऑपरेटिंग कर, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कहाँ बैठेगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी संवेगात्मक, पोस्ट सक्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कर रहा है? तो आलोचना वाला है, पियाजे ने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को काम कर आकलन, यानी उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कोलरबर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रण होता है? यानी तो हो जाएगी प्री कम्युनिटी, यानी पूर्व पारंपरिक, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्ति और प्रक्रिया जन्मजात होती है? तो वो हो जाएगा स्कीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र को के बीच में क्या होगा? जो कि बच्चों को जानता है और उसके जानने के समर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा पहला, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठी से इस तरह व्यवहार करता है कि जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये है अवलोकन अधिगम, जो ऑब्जर्व करता है वो घर में उसी तरह का बर्ताव करता है। देखिए एक चीज अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऑब्जर्वेशन लर्निंग अगर हम देखें इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये कहाँ पर है? तीसरे पे। सामाजिक संरचना दूसरे पे, यहाँ पर कहाँ पे? तीसरे। मानवीय अधिगम चौथे पे, ये चौथे पे। संरचनावादी पहले पर। तो अब अगर किसी ने हिंदी में आंसर लगाया होगा तो वो तीसरा है, सॉरी, अगर किसी ने हिंदी में आंसर लगाया होगा तो तीसरा है, इंग्लिश में लगाया होगा तो दूसरा है। तो सीटेट ने बहुत गड़बड़ करी है इस बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में डैश होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? बहुत से संसाधन प्रावधान होना चाहिए, संसाधन लचीलापन, समूहकरण होना चाहिए, क्योंकि समूह का लचीलापन होगा तभी वो स्वतंत्र हो सकता है। पाठ्यपुस्तक का ज्ञान एकमात्र नहीं ये होना चाहिए, छात्रों की सक्रिय सहभागीदारी ये जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? बुद्धि की विविध स्वतंत्र बुद्धियों के विभाजन के, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। स्वतंत्रता वाली बात जो बुद्धियों के विभाजन और उसके प्रति एक अद्वितीय जीवित कारण होने के, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किसी शिक्षक को सीखने की अवमूल्यांकन सुनिश्चित करने को
लिए या कर, पता नहीं क्या कर रखा है इसने सीटेट ने इस बार। ऑप्शन होगा इसके 2, प्रत्येक पाचक के कार्य का विश्लेषण करना, उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना। आपको मैं आगे आने वाले सीटेट के लिए एक टिप अभी दे रहा हूँ, बच्चे भले ही हिंदी मीडियम के हों, ठीक है, आप हिंदी मीडियम के हो, अच्छी बात है, मान लिया हमने, पर आप इतने भी बुरे नहीं हो इंग्लिश में कि थोड़ी बहुत भी इंग्लिश ना समझ पाओ। तो इसलिए टूटी फूटी भी इंग्लिश समझ के आप अपना क्वेश्चन जरूर इंग्लिश में पढ़ लें एक बार, क्योंकि नहीं तो सीटेट इस गलती को मानेगा ही नहीं और आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के अनुसार सुझाई गई 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करती है? तो वो क्या प्रस्तुत करती है? स्वयं आकलन और समूह आकलन समावेशी, यानी कि इंक्लूसिव सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विभिन्न भाषा पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? कक्षा में समान की संस्कृति पैदा करनी चाहिए या सम्मान की संस्कृति पैदा करनी चाहिए, और ये विद्यार्थियों को अन्य भाषा बोलने का बारे में प्रोत्साहन करना चाहिए। यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि बच्चा की जो मातृभाषा होती है वो मदर टंग वो अलग अलग हो सकती है, और सभी की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आप इंग्लिश में, या फिर हिंदी मीडियम स्कूल है कोई कन्नड़ बोलता है या भोजपुरी बोलता है तो उसकी भाषा का सम्मान ना करें। अगर आप भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो कक्षा का वातावरण एक अच्छा नहीं होगा और बच्चा उस कक्षा से हटता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या कह रहा है 15वां क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलापन कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? जेंडर रूढ़िवादी को लचीलापन को बढ़ावा देना है तो होगे व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादिता भूमिका का प्रोत्साहन करने के लिए, यानी कि उसको मना करके एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अपनी पीढ़ी से पहले बार स्कूल जाने वाला विद्यार्थी की शिक्षक, देखिए, शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अब देखिए इतनी छोटी छोटी गड़बड़ भी, तो इसका आंसर होगा इसकी संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति का प्रवेश कराना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में बहुत गलतियां हैं तो इसलिए आपको छोटी छोटी गलतियों का अर्थ समझना पड़ेगा। कथन कह रहा है विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का अधिगमात्मक अनुभव को बढ़ावा देता है। ठीक है, समावेशन के केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो पृष्ठभूमि में श्रवण या बाधित। तो इसका ऑप्शन होगा ए सही है, आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक शिक्षक को उन शिक्षार्थियों के लिए दृष्टिबाधितों के लिए क्या करना चाहिए? मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए और चिन्हित कर, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा सुनकर ग्रहण कर सके। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार के सीखने में निम्नलिखित कौन से कक्षा सांस्कृतिक उपयोगिता है? तो विभिन्न शिक्षा शास्त्र पद्धति का अपनाना चाहिए। तो जो शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी स्ट्रेटजी है, यूजिंग डाइवर्जिंग पेडागोजी स्ट्रेटजी होती है, उसको अपना कर ही इसमें क्लासरूम में एक तरह का लर्निंग क्रिएटिविटी या लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड जो है उनको बनाया जा सकता है, एक तरह से
काम में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान कैसी की जाए? तो वो क्या होगा? चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए तत्पर, दूसरा हो जाएगा मौलिक सोच, तीसरा हो जाएगा बहुत साधनों का समाधानों की क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया के हानिकारक है? हानिकारक बोला है तो इस पर पहले अंडरलाइन कर लेंगे। विद्यार्थियों के कार्य सौंपते हुए उनके अधिगम गति का ध्यान रखना, हानिकारक ये होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो हाँ, बच्चों के सहज ज्ञान और उनके अनुसार उनके संज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कथन और तर्क दृश्य को एक संग्रह का इस्तेमाल करते हुए उनके अधिगमकर्ताओं के ये देखिए इतना गैप, पता नहीं क्या कर रखा है इन्होंने। पूर्ण अनुभव के आधार पर चर्चा करने का अधिगमकर्ताओं के संकल्पना का सक्षम होना चाहिए। फिर हो रहा है अधिगमकर्ता को उनके क्रियाकलापों के आधार पर मौजूद विचारों को नए विचारों से जोड़ने की सक्रिय करना। तो इसमें दोनों सही हैं, दोनों एक तरह से ए और आर व्याख्या भी सही कर रहे हैं और जोड़ भी सही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं बच्चा डैश की तरीके से सीखता है और डैश के तरीके से नहीं सीखता। तो बच्चा जो है, आपने देखा होगा, अगर आपने स्पाइरल का नाम सुना होगा, तो बच्चा इस तरह से सीखता है, लीनियर नहीं सीखता। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पाइरल एंड एकाकार या लीनियर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विद्यार्थी के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित होने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप से डैश के स्थान पर डैश के लिए प्रेरित करना चाहिए। अवबोध के स्थान पर उपलब्ध, यानी कि क्या होना चाहिए उसे? लर्निंग और एक तरह से ऑफेंसिव, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विद्यार्थियों को के काम में त्रुटि क्या इंगित करती है? तो त्रुटि क्या इंगित करती है? विद्यार्थी की सोच व्यस्त को गुणात्मक रूप से विभिन्नता, क्योंकि त्रुटि ही बच्चे का एक तरह से सिखाने का काम करती है। थिंकिंग कैसी है उसकी, क्वालिटी है डिफरेंट, उसके काम करती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 क्या कह रहा है? कल्पना विधि सही उत्तर प्राप्त करने की एक सामान्य नीति है। स्वभाविक शोध, यानी तो इसका आंसर हो जाएगा 30। एक समस्या उपलक्षणों के विभाजन करना और प्रत्येक उपलक्षणों को हल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा मैच द फॉलोइंग में पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, मिलती जुलती समस्या समाधान, और उप अंत विषय का हो जाएगा एक समस्या हल करने के चरण के द्वारा निर्धारित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही क्या होगा? अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत होते हैं। सही पूछा है तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर पहला।
क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं CDP का। एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अधिगम व ज्ञान, क्या होगा इसका आंसर? शिक्षक की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होता है, यानी कि सपोर्टिंग जो होती है टीचर की, उसके बारे में कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। जो 30 क्वेश्चन आपने CDP के देखे हैं उसमें से आप बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं। CDP में हिंदी वाले थोड़ा सा, हिंदी का जो CTET का जो हिंदी का जो अनुवाद है वो थोड़ा सा गलत है, उस वजह से ऊपर नीचे भी है, आंसर का पैटर्न भी अलग है, या फिर ऑप्शन कह लीजिए अलग है, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। आप अपने आंसर मिलाएं और चेक करें। अगर आपको लग रहा है जैसे हिंदी और इंग्लिश में ऊपर नीचे हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन गलत है, जैसे कल वाले पेपर में पेपर 1 में डांडी यात्रा का उन्होंने ऑप्शन में 1930 था ही नहीं, पर बच्चों ने उसके आसपास का ऑप्शन लगा दिया 1932, तो उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन है उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। हिंदी में अभी अगर हिंदी का पेपर देखेंगे उसमें भी चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने वाला इस बार बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि चैलेंज इस तरह का है क्योंकि हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। तो आप अपने पहले आंसर मिलाएं, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे बच्चों को पता चले क्या गलती है, CTET तक ये बात पहुँचे कि क्या गलती है, उन्होंने क्या गलती कर रखी है। क्योंकि एक मीडियम का बच्चा, हम नहीं मान सकते कि एक मीडियम का बच्चा है। हिंदी के बहुत बच्चे हैं और इंग्लिश के बहुत बच्चे हैं, इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी के बच्चे हैं। अगर आप हिंदी में इस तरह की गलती कर रहे हो तो बच्चे का तो जो CTET पास होना मुश्किल हो जाएगा। हिंदी में कुछ और पढ़ेगा वो, इंग्लिश में कुछ और पढ़ेगा, तो इसलिए थोड़ी गड़बड़, क्या बहुत गड़बड़ होने के चांस है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।